क्या कर रहे हो जी? अरे हरिओम हरिओम, राधे राधे। ऑफलाइन का राधे राधे सर। राधे राधे सर। ऑफलाइन को ऑफलाइन कब ओपन हो रहा सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा? कल से। है? जब लगा ब्लूटूथ। कौन है भाई? बहुत पुराना सॉन्ग कोई है। बिहारी ही होगा। ऐसा थोड़ी है भाई, कोई बिहारी होगा। बिहारी ही गा सकते हैं वैसे। भाई तुम लोग का बुकलेट पहुंच गया घर पर? नहीं भाई, नहीं आया है। ऐसे तो वहां से कांटेक्ट किए तो बोल रहे हैं कि कम से कम 1 महीना लग जाएगा। क्या मॉड्यूल के लिए? हाँ मॉड्यूल मिल रहा है मतलब हाँ, यहाँ पे मॉड्यूल आप नहीं मिल रहा जाने है। पे। तो बोल रहे कि पहले फेज 1 वाला का जा रहा है। नर्चर बैच में कुल कितने बच्चे एडमिशन लेते होंगे? बहुत बहुत। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ऐसे ऐसे करके। 3000। ऐसे कौन करते हैं? Is everything fine? Am I audible? Yes, very good, fine. पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था बॉन्ड एंगल, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। एंड प्लीज अब आप मत लिखो लो वॉइस और हाई वॉइस। बॉन्ड एंगल में मैंने सबसे पहले तो कहा था कि बॉन्ड एंगल चेक करने में एक कॉमन सेंस को नहीं छोड़ना है, कॉमन सेंस को रखना है। सीधा रूल सिर्फ नहीं लगाना है, एक कॉमन सेंस हमेशा रखेंगे कि ऐसा हो सकता है। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा, जैसे एसपी होगा तो 180 के आसपास, sp2 होगा 120 या उसके आसपास, sp3 होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट या उसके आसपास। नेक्स्ट बोला था हमने कि हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद लोन पेयर देखेंगे। अगर लोन पेयर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। दूसरा पॉइंट यही आता था। तीसरा मैंने कहा था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है,
और सराउंडिंग एटम भी सेम है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। ये 3 पॉइंट मैं बताया था, और यहां पर मैंने एक रूल बताया था जो था ड्रैगो रूल। तो मुझे एक चीज बताइए, ये 3 पॉइंट आपको याद है या नहीं याद है, पहले तो ये बताइए। बॉन्ड एंगल देखने के लिए सबसे पहला पॉइंट आप लिख के बताओ क्या देखेंगे, कॉमन सेंस के बाद का सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, उसके बाद क्या देखेंगे? लोन पेयर, लोन पेयर, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट लोन पेयर देख लिया, उसके बाद क्या देखेंगे? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। कंपेयरिंग बॉन्ड एंगल कंटिन्यूड, कंपेयरिंग बॉन्ड एंगल, ये चल रहा था कंटिन्यूड। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, number of lone pair is same, and central atom is same. तीनों चीजें सेम है दो मॉलिक्यूल में। देन हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, of surrounding atom, a smaller is the bond angle. मैंने कहा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो, सेंट्रल एटम सेम हो, तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगी। एग्जांपल देखिए, PF3, PCl3, PBr3, PI3, नंबर ऑफ लोन पेयर देखिए। पहले हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सब में? इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3। जितने मॉलिक्यूल लिखता हूं ना, हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ी सी अपने से भी प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ा जल्दी निकालना सीख जाओगे। निकालना तो सीख ही गए होंगे आप लोग। नंबर ऑफ लोन पेयर, इसमें एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल रटना नहीं है, बस कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? अब हम सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। तो ये होता है 98 डिग्री, ये होता है 100 डिग्री, ये होता है 101 डिग्री, और ये होता है 102 डिग्री। आप देखो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, तो सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। एक बार फिर से देखिए कि हमें कौन कौन से पॉइंट बताया मैंने। पहला बताया हाइब्रिडाइजेशन देख लो, दूसरा बताया नंबर ऑफ लोन पेयर देख लो, नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। तीसरा बताया मैं आपको कि सेंट्रल एटम, अगर हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड एंगल कम। जैसे ऐसे देखिए, मान लो एक एटम है जो बॉन्ड बनाए हुए है, 4 बॉन्ड या जितना भी बॉन्ड बनाए हुए। आप देखो, मान लो 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक लोन पेयर है, मान लो, ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लिया।
अब मैं कह रहा हूं कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर हो रहेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर इधर रहेगा मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होने के कारण बॉन्ड एंगल छोटा होगा। तो रीजन एक्सप्लेन हो गया कि ऐसा क्यों होगा। अब क्वेश्चन है sp3d क्यों होगा भाई pf5 में, pf3 में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d क्यों होगा? अरविंद सामराव, यार हाइब्रिडाइजेशन तो सही निकालो ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखो, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है। कंपेयर बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन है कंपेयर बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग। बॉन्ड एंगल आप कंपेयर कीजिए। सबसे पहला है कि NH3 और NF3 में कंपेयर कीजिए। तो देखिए अब ना सिर्फ एक्सप्लेनेशन करना है, किसका ज्यादा होगा आपको ये बताना है और क्यों ज्यादा होगा ये बताना है। तो किसका ज्यादा होगा, NH3 का या NF3 का? यस साहब आपका गड़बड़ है, NH3 का। NH3 का ज्यादा होगा। क्यों? देखो हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp3 है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 है। लोन पेयर एक है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। सेंट्रल एटम सेम है, सेम सेंट्रल एटम। फोर्थ रूल लगा दीजिए, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। ये एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? वेरी गुड। सेकंड देखिए, आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है BF3, BCl3, BBr3, BH3। इसमें बताइए बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे तो क्या है? राजीव कुमार आप पूरी बात सुनते नहीं हो बेटा, जिसके कारण नो लिखना पड़ता है। या फिर आपने वही फंडा लगा दिया कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, और गलत हो गया। यहां होगा ऐसा, यहां होगा ऐसा, यहां होगा ऐसा। मैंने कहा था कॉमन सेंस आपको नहीं छोड़ना है। ये लेफ्ट टू राइट सब गलत हो गया आपका, आपने कॉमन सेंस छोड़ दिया और बाकी रूल लगा दिया, इसके कारण ये गलती हो गई। कोई ड्रैगो फ्रैगो कोई रूल नहीं है। देखिए थोड़ा समझिए क्यों। यार तीनों तो, चारों तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है चारों। कोई लोन पेयर नहीं है इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, कोई भी लोन पेयर नहीं है कि बॉन्ड एंगल में डिस्टर्बेंस होगा। तो ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, और ये भी 120 डिग्री है। अरे कहीं से कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है लोन पेयर वगैरह ये सब का। एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखो, पहला और दूसरा दोनों समझ में आया या नहीं आया? राहुल शर्मा आप क्यों बोल रहे हो sp3 है जब मैं sp2 लिख दिया? तो राहुल शर्मा जब मैं sp2 लिख दिया तो आप क्यों बोल रहे हो sp3 है? तुम पढ़ा रहे हो या मैं पढ़ा रहा हूं?
3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर में क्या आएगा, BF3। अगर आप पिछला लेक्चर एग्जांपल देखेंगे, BF3 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। बोरॉन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो sp2 हो गया। आप अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते हो यार, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, शुरुआत का एग्जांपल है ये तो। देखिए पहले का जो रूल है, पहले का जो रूल है वो छोड़ना नहीं है। पहले क्या था कि 3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल होगा तो वह एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे और वो ताकि रिपल्सन मिनिमम हो। तीनों हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे और 120 के एंगल पे होंगे, तो तीनों क्या होगा, सेम होगा। गुंड साहब आप बोल रहे हैं एक बार रिपीट, मैं बोलूं, मैं 3 बार रिपीट कर चुका, मैं एक बार रिपीट और करता हूं प्लीज। मैं आपको पहले तो मैसेज टाइपिंग स्टॉप कर रहा हूं। ये नहीं पूछिए सराउंडिंग में डिफरेंट एटम होगा तब, 20-25 एग्जाम्पल करूंगा तो आपका सारा एग्जाम्पल आ जाएगा। यहां देखिए NH3 और NF3 में क्या अंतर है, क्या अंतर है कि यहां बॉन्ड एंगल अलग हो गया। क्योंकि अगर मान लो कि NH4 प्लस होता और NF4 प्लस होता, मान लो, तो बॉन्ड एंगल सेम होता। क्यों, इसमें 4 बॉन्ड पेयर, इसमें 4 बॉन्ड पेयर, दोनों टेट्राहेड्रल होता, दोनों टेट्राहेड्रल होता, और दोनों में बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट होता, एग्जैक्टली। बट यहां पर जो लोन पेयर है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन पहले में और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन दूसरे में अलग अलग होगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल में चेंजेस हो रही है। तो मैंने रूल यहां पे लगाया था कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर सेम हो, सेम सेंट्रल एटम हो तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, पहला में। दूसरे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बॉन्ड एंगल तो जो 120 होता है वही होना है, क्योंकि 3 सेम ऑर्बिटल में रिपल्सन है, 3 सेम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रिपल्सन है BF3 में। BCl3 में जब भी 3 सेम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रिपल्सन होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का ही होगा। जब भी 4 सेम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रिपल्सन होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का ही होगा। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सो सेकंड हो गया, एक बार मुझे लिखने करने भी दो सारे एग्जाम्पल, आप एक बार घर पे रिवाइज करना, और जिस एग्जाम्पल में दिक्कत होगी आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं रिप्लाई करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब कंपेयर करते हैं PH3 और PF3, किसका ज्यादा होगा, PH3 और PF3। तो देखिए PF3 का ज्यादा होगा, क्या फंडा लगाया, फंडा लगाया PH3 में नो हाइब्रिडाइजेशन, किस रूल से, किस रूल से, ड्रैगो रूल से। एक बार ड्रैगो रूल आप देख लेना, ये एग्जांपल लिखा हूं, PH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अब PF3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले का जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास आएगा, एग्जैक्टली नहीं होगा इसमें क्योंकि लोन पेयर है, 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम होगा। बट नो हाइब्रिडाइजेशन इसमें है, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री होगा इसमें, तो PH3 में बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री होगा। अब PF3 में बॉन्ड एंगल 109 के आसपास होगा, किसका बड़ा होगा, समझ में आ गया होगा आपको, किसका बड़ा होगा समझ में आ गया होगा आपको। मुझे बताओ तीसरा समझ में आया या नहीं, पहला दूसरा तीसरा समझ में आया, या किसी में दिक्कत है तो वो नंबर लिख दो।
एक दो बच्चा सेकंड में दिक्कत लिखा है। सेकंड सबसे कम दिक्कत होने वाला सवाल है। जिस बच्चे को दिक्कत है सेकंड में वो बताओ। CH4 और Cl4, इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा? दोनों में सेम होगा, डिफरेंट होगा? दोनों में सेम होगा, डिफरेंट होगा? CH4 CCl4 दोनों में बॉन्ड एंगल सेम होगा, डिफरेंट होगा? सेम होगा। क्या लॉजिक लगाया? 4 सेम ऑर्बिटल रिपेल कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल सेम होगा। यहां भी 4 सेम बॉन्ड पेयर रिपेल कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा। वेरी गुड, इक्विवेलेंट पोजीशंस है, वेरी गुड। जिसने लिखा उसे तो समझो, जिसने लिखा इक्विवेलेंट पोजीशन है समझो उसे पूरा क्लियर हो गया। चार में है C2H6, C2H4, C2H2, CO2। अब 4 को बनाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन C2H6 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, C2H4 में sp2 होगा, C2H2 में sp होगा और CO2 में sp होगा। नो लोन पेयर। तो sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है, sp2 में 120 डिग्री होता है, sp में 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। ये बड़ा होगा क्योंकि इसमें 120 डिग्री आएगा, लगभग डबल बॉन्ड भी है तो लगभग 120 डिग्री आएगा, और इसमें 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। तो ये ऑर्डर होगा। मुझे बताइए फोर्थ आ गया समझ में? यस, वेरी गुड, मजा आ गया बेटा, वेरी गुड। फिफ्थ देखिए, NH4 प्लस है, NH3 है, NH2 माइनस है। इसको बनाते हैं बेटा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है। लोन पेयर देख लो, इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें 2 लोन पेयर। लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, तो जो आंसर आएगा वो ये होगा। लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो, अनुज्ञा सक्सेना, NH3 में ड्रैगो रूल नहीं लगेगा। हमने लिखाया था थर्ड पीरियड या उससे नीचे के एलिमेंट। NH3 में नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो NH3 में ड्रैगो रूल नहीं लगेगा। आई होप कि अनुज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। ड्रैगो रूल में मैंने लिखा था थर्ड पीरियड या उसके नीचे के एलिमेंट। NH3 में नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है। हाँ, अनुज्ञा आ गया होगा आपको समझ में? हाँ, पांचवा समझ में आया या नहीं आया? फिफ्थ समझ में आया या नहीं आया? यस, वेरी गुड, मजा आ रहा है। सिक्स देखिए, एक और बात मैं बोलता हूं। पहला जब मैं कोई एग्जाम्पल कराता हूं तो पहला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला एग्जाम्पल का समझ में आने के बाद क्या होता है, फ्लो बनता जाता है और सारे समझ में आते हैं। पहला नहीं समझ में आता है तो उसके दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाता है कि पहला ही नहीं आया तो अब आगे क्या आएगा। स्टिल मैं बोल रहा हूं जिसको पहला भी नहीं आया वो छठा से स्टार्ट करे और समझने की कोशिश करे, आपका इंप्रूवमेंट होगा। अमन क्यों? अमन मैं आपसे सबसे ज्यादा परेशान हूं बेटा। कह रहा है PH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। यार मैं नहीं बताया क्या आपको PH3 का स्ट्रक्चर? PH3 में क्या हो गया? 3 बॉन्ड पेयर हो गया, 1 लोन पेयर हो गया। क्या बन गया? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में हमेशा ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। और अमन प्लीज इररिलेवेंट क्वेश्चन, जो टॉपिक जिस समय पढ़ा रहा हूं उससे इधर उधर का क्वेश्चन नहीं पूछो। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ा चुका होता हूं तब भी पूछते हो। सबसे ज्यादा परेशान मैं आपसे हूं चैटिंग वाले में।
CH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा सर? जैसे लगता है पढ़ाया नहीं मैंने आपको। सो बॉन्ड एंगल डिस्कस किया मैंने 5th में। 6 देखिए, NO2 माइनस NO2 प्लस। जिस समय जो पढ़ा रहे उससे रिलेटेड सवाल पूछिए, और उससे रिलेटेड नहीं होगा, बहुत रिलीवेंट और अच्छा रहेगा तभी ना डिस्कस करेंगे। जो 10 बार बता दिया आपको वो पूछ देते हैं। आइए इस सवाल में देखते हैं NO2 माइनस NO2 और NO2 प्लस। आप ना क्या करो, सबसे पहले निकालो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितना है। तो NO2 माइनस में अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। NO2 में 2 बॉन्ड पेयर है और 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है NO2, याद करो NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। और NO2 प्लस में सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो ये sp3 और ये sp2 आता है। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन हम sp2 ही बोल देते हैं, मानते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एग्जैक्ट sp2 नहीं होगा, बट फिर भी NO2 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोल देते हैं। अगर फॉर्मूले से निकालेंगे तो हो सकता है sp1.8 आ जाए, sp1.9 आ जाए, वो फॉर्मूला अभी हम बताया नहीं। तो आप तो बोलो कि 2 बॉन्ड पेयर है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, तो टोटल 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, और इसमें sp है। सो देखिए क्या होता है, अब जरा सा देखिए, जो sp हाइब्रिडाइज्ड है उसका तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, उसमें तो कहीं शक नहीं है, तो इसका ज्यादा। अब इन दोनों में देखिए, फर्स्ट 2 में देखिए। अब यहां पे मुझे आपसे पूछने की जरूरत है, आप कुछ भी लिखते रहते हो जिससे मुझे नो वन करना पड़ता है मैथ्स। यहां मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना, पहले में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, अब दूसरे में 2 बॉन्ड पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन कहां पे ज्यादा होगा? sp2 वाले में लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा, या NO2 में जो sp2 है उसमें इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा? सो NO2 माइनस वाले में रिपल्सन लोन पेयर का ज्यादा होगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल कम होगा। सो ये आएगा। और सच पूछो तो NO2 का तो देखो, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा sp2 जो है, इसका बॉन्ड एंगल स्लाइटली लेस देन 120 होगा, और NO2 में जो बॉन्ड एंगल आता है वो 132 डिग्री आता है, और इसमें 180 डिग्री आता है। अब देखिए, यहां पूछने की जरूरत होती थी तो हमको मैसेज ऑन करना होता था, लेकिन होता है कोई बच्चा कुछ भी, प्लीज 6 फिर से बता दीजिए, आयुष 6 फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो। सबसे पहले हमने बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाला, उससे हाइब्रिडाइजेशन निकाला। आपको पता है sp में ज्यादा होता है, तो sp का तो 180 हो गया, तो पहले इधर वाला तो राइट वाला तो समझ में आ गया। लेफ्ट वाले में देखिए, दोनों में sp2 है, बट पहले में 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। पहले में क्या है, यहां देखिए, स्ट्रक्चर बनाऊंगा बहुत क्लियर हो जाएगा। N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, पहले में ये स्ट्रक्चर होगा। दूसरा NO2 है, दूसरा का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब देखिए लोन पेयर पे ध्यान से देखिए, लोन पेयर में यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा करेगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू इसमें। यहां ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा θ1, और ये बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा θ1 लेस देन θ2। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा।
आयुष कुमार, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ 6 हो गया, 7 देखिए। OCl2 एंड SCl2, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, तो सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। वेरी गुड, आप हमसे पहले आंसर कर रहे हो, वेरी गुड बेटा, मजा आ गया, वेरी गुड, आप हमसे पहले आंसर कर रहे हो क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, OF2, Cl2O, Br2O, H2O, सब में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, सब में सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, सब में दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो अब क्या करेंगे, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, तो ये ऑर्डर है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, इंक्रीजिंग हुआ ना, डिक्रीजिंग कहां हुआ? सोनू झा उल्टा हमेशा क्यों बोलते हो बेटा? 9th डिग्री, AsH3 AsF3, इसमें बोलिए, तीन बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो, वेरी गुड, बहुत बच्चे एकदम हमसे पहले जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, नो हाइब्रिडाइजेशन अगर लगाओगे, एक बच्चा कह रहा है सर नो हाइब्रिडाइजेशन, सही है, नो हाइब्रिडाइजेशन AsH3 में लगाओगे तो नहीं, आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक का है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, वो हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, सो नो हाइब्रिडाइजेशन लगाओ ही मत। अरे ड्रैगो रूल, नो हाइब्रिडाइजेशन लगाने के लिए ड्रैगो रूल के लगाइएगा ना, तो ड्रैगो रूल कहता है सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब सेंट्रल एटम से कम होगी तब लगेगा, तब लगेगा। इसमें हमने ये लगाया कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। AsH3 में ड्रैगो रूल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो थर्ड पीरियड हो गया। 90 के आसपास होना चाहिए इसमें, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, इसमें 90 के आसपास होगा, ये नो हाइब्रिडाइजेशन होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन, इसमें लगेगा ड्रैगो रूल। कहां से? ड्रैगो रूल, तो इसमें नो हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसमें sp3 होगा, तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यही ज्यादा होगा क्योंकि AsH3 एग्जाम्पल है,
AsH3 क्या है? एग्जाम्पल है। आप गूगल करो या कुछ भी करो, गूगल की बातों पे ज्यादा मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ड्रैगो रूल आया है, इसमें लिखाया था मैंने AsH3 में ड्रैगो रूल लगता है। यस, हाँ ड्रैगो रूल लगता है AsH3 में। ड्रैगो रूल AsH3 में लगता है, तो लगने के कारण जो बॉन्ड एंगल आएगा उसमें 90 डिग्री आएगा, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो स्लाइटली 109 डिग्री 28 मिनट होगा। सो AsH3 ज्यादा होगा। 11 10 10 वैभव पाटीदार, ड्रैगो रूल नहीं आया तो पिछली क्लास देखो ना भाई, क्यों लिख रहे हो? डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग ज्यादा यार, आज मुझे स्टॉप करके ही रखना होगा। हाँ, AsH3 में ड्रैगो रूल लगेगा। ड्रैगो रूल जब भी लगता है बॉन्ड एंगल 90 के आसपास होता है, और AsF3 में ड्रैगो रूल नहीं लगेगा क्योंकि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो AsF3 का जो बॉन्ड एंगल होगा क्लोज टू एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा, स्लाइटली लेस देन होगा, बट क्लोज टू 109 डिग्री 28 मिनट होगा। और AsH3 में ड्रैगो रूल लगने के कारण 90 डिग्री होगा, तो ये ऑर्डर आएगा 9 10th डिग्री। NH3 NCl3 NF3, तीनों में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन तीनों में sp3 है। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तीनों में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तीनों में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है। तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। सो जो ऑर्डर आएगा वो आएगा ये। PH3 AsH3 SbH3, PH3 AsH3 SbH3। आप देखो इन तीनों में ड्रैगो रूल लगेगा, तीनों में ड्रैगो रूल लगेगा, इसमें कहीं शक नहीं। बट तीनों में ड्रैगो रूल लगने के बावजूद मैंने जो बोला था कि आप सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, ऑर्डर ये आएगा। और इन तीनों का वैल्यू भी मैं लिखाया था, 93 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री, तीनों का आसपास 90 होगा, नो डाउट। ड्रैगो रूल से तीनों का आसपास 90 होगा। बट अगर इसमें भी हमें कंपेयर करना होगा तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे। किससे देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, और ऑफ कोर्स तीनों में ड्रैगो रूल लगेगा, तीनों में ड्रैगो रूल लगेगा। SO2 और SO3 को कंपेयर कीजिए, SO2 और SO3 को कंपेयर कीजिए। तो SO2 में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, SO3 में 3 बॉन्ड पेयर। आप बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? लोन पेयर वाले में कम होता है, सो ये आएगा ऑर्डर, SO3 का ज्यादा होगा। एक बार देखना, 12 क्वेश्चन हो गए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताना। 12 क्वेश्चन हो गए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताना।
सारे क्लियर, वेरी गुड। 9th वाला, अरे यार 9th वाला, रुक जाओ। 9th वाला जिसे नहीं समझ में आया वो मेरा पिछले लेक्चर का पहले ड्रैगो रूल पढ़ ले। और ड्रैगो रूल जहां लगता है वहां पर बॉन्ड एंगल 90 के आसपास होता है, 90 से 2-3 डिग्री ज्यादा या 2-3 डिग्री कम। तो एस S3 में होगा ड्रैगो रूल, और इसका बॉन्ड एंगल 90 से 2-3 डिग्री ज्यादा या कम हो सकता है। नीचे तो हम वैल्यू भी लिख दिए होंगे, 92 डिग्री होता है। और एस F3 में हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp3 होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के आसपास आता है। लोन पेयर के कारण 109 डिग्री से थोड़ा कम होगा, वो 160 डिग्री हो सकता है, 106 डिग्री हो सकता है। तो कौन ज्यादा आया? एस F3 ज्यादा है। दूसरा 12 पूछ रहा है। 12 में देखो ना, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp2 है दोनों में। बट SO2 में एक लोन पेयर है, जिस लोन पेयर होता है बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। लोन पेयर होता है बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। आगे देखिए 13। नंबर देखिए, H2O H3O प्लस, H2O और H3O प्लस। H2O में 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। H3O प्लस में 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। 14 देखिए, SiO4 4 माइनस, ClO4 माइनस, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस। मैं चाहता हूं 14 का आंसर आप कर दो। मैं चाहता हूं 14 का आंसर आप बताओ। गलत है सोनू झा, इंक्रीजिंग लिख देता है। थोड़ा सोचो भाई, थोड़ा सोचो। मैं एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूं। आदित्य कुमार, बहुत सही है बेटा, वेरी गुड, आप सही बता रहे हैं। आदित्य कुमार बहुत सही बेटा, आप सही बता रहे हैं। मैं एक बार स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। सेम होगा, ऑल द 4 का हाइब्रिडाइजेशन सेम, और रेजोनेंस के कारण सब में सारे बॉन्ड सेम है। पहला में तो क्लियर ही है कि सारा बॉन्ड सेम है। दूसरा, तीसरा, चौथा में रेजोनेंस होगा, और इस रेजोनेंस के कारण सारे बॉन्ड सेम होंगे। ये जो 4 बॉन्ड है ClO4 माइनस में, ऐसा नहीं है कि 3 डबल बॉन्ड है 1 सिंगल बॉन्ड है, नहीं। रेजोनेंस के कारण चारों बॉन्ड सेम होंगे, तो सब में परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनेगा, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। मैंने बोला था कॉमन सेंस नहीं छोड़ना है। सब में 109 डिग्री 28 मिनट होगा, सब में एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट होगा। क्योंकि बच्चा सोच सकता है कि सर डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होगा, नहीं, रेजोनेंस के कारण ऑल द 4 बॉन्ड क्या है, इक्वल हैं। 14 हो गया। 15 देखिए, COF2 COCl2 COBr2 COI2, इसमें देखते हैं क्या एंगल आएगा। तो देखो जरा सा,
C डबल बॉन्ड O, कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो C डबल बॉन्ड O F F, C डबल बॉन्ड O Cl Cl, C डबल बॉन्ड O Br Br, C डबल बॉन्ड O I I। अगर मैं इसे बोलूं θ1, इसे बोलूं θ2, इसे बोलूं θ3, इसे बोलूं θ4, आप बताओ कौन सा सबसे ज्यादा होगा, θ1 या θ4? तो हम फंडा लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। सो आंसर होगा θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3 लेस देन θ4। सेंट्रल एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसे θ5 मान लूं, θ5 मान, तो θ1 और θ5 में कौन ज्यादा हो? नहीं आयुष कुमार, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। आयुष कुमार आप बोल रहे हैं ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ये बिल्कुल गलत है बेटा। आप दिमाग में सेट नहीं कर रहे हैं 4 पॉइंट, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। θ5 ज्यादा होगा, देखिए मोस्ट ऑफ द बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। θ5 इज ग्रेटर देन θ1। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड के रिपल्सन से। डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड के रिपल्सन से, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच बॉन्ड एंगल ज्यादा। नहीं, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। आपका प्रथमेश गौर, आपका रेजोनेंस क्लियर नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। वही तो कह रहे हैं अमन भाई, आपका क्लियर नहीं है स्ट्रक्चर, इसलिए ये सब प्रॉब्लम होता है कि किसी में क्या लगा देते हैं। नहीं होगा ना सबका एंगल सेम। क्या ये तीनों बॉन्ड, देखिए जरा सा, देखिए कह रहा है सबका एंगल सेम नहीं होगा। नहीं, क्या बॉन्ड नंबर 1 2 3 तीनों सेम है? क्या बॉन्ड नंबर 1 2 3 तीनों सेम है? नहीं। अगर तीनों सेम होता तो बॉन्ड एंगल होता वो 120 डिग्री। क्या इसमें बॉन्ड है, बॉन्ड 1 2 3 तीनों सेम है? नहीं, 1 और 3 सेम है। तो अगर ये तीनों सेम होता इसमें और इसमें, तो बॉन्ड एंगल क्या होता? जैसे देखो मैं बता रहा हूं, जैसे देखो मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा होता सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस, यहां पे सेम है रेजोनेंस के कारण तीनों बॉन्ड। अगर ऐसा होता सी डबल बॉन्ड एस, एस माइनस, एस माइनस। अब देखिए जरा सा, देखिए जरा सा, 1 2 3, यहां पर 1 2 3 तीनों बॉन्ड सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण तीनों सेम है, तो 120 डिग्री होगा। यहां पर भी 1 डैश 2 डैश 3 डैश, देखिए 1 1 डैश सेम नहीं है, 2 2 डैश सेम नहीं है, 3 3 डैश सेम नहीं है, बट 1 डैश 2 डैश 3 डैश सेम है। क्यों? रेजोनेंस के कारण। तो यहां भी होगा 120 डिग्री। आप अंतर नहीं समझ रहे हो बेटा, और अननेसेसरली डिस्टर्ब हो रहे हो। आप मेरी बात सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। जो सिंपल चीज है वो भी नहीं समझ में आ रहा है इसके कारण। भाई रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ये रिपीट होगा। यहाँ क्यों रिपीट होगा बताओ ना? यहाँ पोजीशन चेंज कैसे होगा? फ्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो पहले के टॉपिक भी क्लियर नहीं है आपके, जिसके कारण भी नहीं समझ में आता है। और बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसने जानबूझ के चीजों को कॉम्प्लेक्स बना के रखा है। SOF2, SOCl2, देखो ना बहुत सारा बच्चा आंसर कर दे। SOBr2, SOI2, किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा बेटा? SOF2 में या SOI2 में?
देखो 6 सीधा लिख दिया SO2 में, सब कुछ सेम है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। हम सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। अब मुझे बताना सारा मॉलिक्यूल सेम है क्या जो एक ही रूल लगा दूं? एस लोन पेयर, डबल बॉन्ड ओ, एफ एफ, एस लोन पेयर, डबल बॉन्ड ओ, सीएल सीएल। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा और क्लियर हो जाएगा। एक बार घर पे करो तो ये मान लो θ1 है, ये मान लो θ2 है, ये मान लो θ3 है, ये मान लो θ4। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, तो θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3 लेस देन θ4। अब देखो इसको मान लेते हैं θ5, θ1 θ5 में कंपेयर करें तो θ5 बड़ा होगा θ1 से। क्यों? डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड के रिपल्सन। हाँ, लोन पेयर आप कहीं भी बना सकते हैं, टेट्राहेड्रल पोजीशन है सारा। रचित दमान आप सही बोल रहे हैं, लोन पेयर आप कहीं भी बना सकते हैं। इस फिगर को आप ऐसे बना दे, सेम है, सारा इक्विवेलेंट पोजीशन है। इस फिगर को आप ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, सारा सेम है। और मैं बोलूं जो θ1 यहां पे है वही वैल्यू θ1 यहां होगी, वही वैल्यू θ1 यहां होगी, तो सारा पोजीशन आइडेंटिकल है। सत्रह, साइज के कारण रिपल्सन होता है, बट वो ना और बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे 5, तुम सही बोल रहे हो, साइज के कारण रिपल्सन होता है बट वो और बड़े मॉलिक्यूल में आएगा। वो क्या होगा? और बड़े, मतलब एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, अगर 5 या 6 रहता ना स्टेरिक तो दिक्कत होती, तब स्टेरिक हिंड्रेंस होता। आइए 17, POF3, POCl3, POBr2। इसमें देखिए इसमें देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, P डबल बॉन्ड O, F F F। ये थोड़ा साइज वाला मैं ले रहा हूं, साइज वाला है ये जो बोल रहा है। P डबल बॉन्ड O, Br Br Br। अब देखिए जरा, एंगल कंपेयर करना है। मान लीजिए कि ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। θ1 है, θ2 है, θ3 है, कौन बड़ा होगा? तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम।
सो θ1, θ2, θ3 हो। यहां भी आप बोल सकते हैं साइज का प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रोल ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रोल ज्यादा है। बट यहां पर देखिए, ये बिल्कुल याद रखने वाला पॉइंट है। ये स्टार में लगा दे रहा हूं इसमें। इसको एंगल अल्फा माने, इसको एंगल बीटा माने, और इसको एंगल गामा माने। अब क्या होता है, यही फंडा लगाएं तो आंसर ये होना चाहिए अल्फा से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा गामा, यही फंडा लगाएं। बट ये नहीं होता है, इसका उल्टा होता है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। अब देखिए उल्टा हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, नो डाउट, लेकिन होता क्या है कि हम बॉन्ड एंगल पहले जानते हैं एक्सपेरिमेंटली कि क्या आता है, उसके बाद सोचते हैं कि कौन सा फैक्टर इसको एक्सप्लेन कर रहा हो। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें तो ये सही है और ये सही होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंट से देखते हैं तो ऊपर वाला तो सही मैच करता है, नीचे वाला ठीक उल्टा हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है। ब्रोमीन के साइज बड़ा होने के कारण दो ब्रोमीन के बीच में आपस में रिपल्सन होता है, टच करने लगता है। तो ब्रोमीन जब आपस में टच करने लगेगा तो क्या होगा कि थोड़ा जो एंगल होगा ये जब बड़ा होगा तो गामा वाला जो एंगल है वो छोटा हो जाएगा। θ3 जब बड़ा होगा तो गामा छोटा हो जाएगा। सो ऑर्डर ये आता है, और इसका एक्सप्लेनेशन है स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका एक्सप्लेनेशन है स्टेरिक हिंड्रेंस। कहिएगा सर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? तो कंजेशन ड्यू टू सराउंडिंग एटम। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है कंजेशन ड्यू टू सराउंडिंग एटम। Steric hindrance means congestion due to surrounding atoms। Steric hindrance का मतलब होता है congestion due to surrounding atom। तो देखिए जरा सा, पहले हमने फंडा लगाया कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, तो θ1 कम, θ2 उससे ज्यादा, θ3 उससे ज्यादा। और θ3 को ज्यादा होना सपोर्ट कर रहा है साइज, क्योंकि बीआर का साइज बड़ा है तो ये दूर रहना चाहेगा, ज्यादा क्लोज नहीं आ सकता, दो बीआर आपस में टच नहीं कर सकते, तो बीआर θ3 बड़ा होगा। और जब θ3 बड़ा होगा बीआर का एंगल, तो अपने आप ओ और बीआर का एंगल छोटा हो जाएगा, तो गामा की जो वैल्यू आती है वो छोटी आती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। मुझे बताना ये 17 नंबर समझ में आया या नहीं आया? 17 नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ में आया? वेरी गुड, आ गया, 17 हो गया बेटा, वेरी गुड। 18 जस्ट कंपेयर करना है आपको। इथिलीन का स्ट्रक्चर है, ये इथिलीन का स्ट्रक्चर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये θ1 है और ये θ2 है, कौन बड़ा होगा आप बताओ, θ1 या θ2? 1 2 लिख के बताओ कौन बड़ा होगा। सो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। क्यों? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड के रिपल्सन से। 18 इजी था, हो गया। 19 देखिए, ClF3 है। अब ClF3 मैं बता चुका हूं, यहां पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ClF3 में 3 बॉन्ड पेयर होता है और 2 लोन पेयर होता है। तो sp3d हो गया, और लोन पेयर जो आएगा वो इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा। ये स्ट्रक्चर होगा।
बट क्या ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना है? तो ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, बट 90 डिग्री होता नहीं है लोन पेयर रिपल्सन के कारण, और 90 डिग्री से ये बॉन्ड एंगल कम होगा। आप सिर्फ इतना जानिए कि 90 डिग्री से कम होगा, क्यों? लोन पेयर के रिपल्सन के कारण। और ये वैल्यू मुझे याद है 87.5 डिग्री होता है, वैल्यू आपको नहीं रखना है, ये सिर्फ कंक्लूड करना है 90 से कम होगा। सर ये 16 में होगा क्या? ये होगा और ये होगा। क्या पूछ रहे हो, ये 16 में होगा क्या? लिखा तो मैंने ऊपर 16 में होगा क्या। नहीं, यहां पर BR रिपल्सन लोगे तब भी θ3 ही ज्यादा होगा ना। एक बार 16 देखते हैं। 16, हाँ, अगर आई का रिपल्सन ज्यादा अगर लेंगे तब भी तो θ4 ही ज्यादा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कंसिडर, साइज के कारण भी कंसिडर करेंगे तो वही आएगा आंसर। लगाता है नहीं, चुपचाप पूछता रहता है। बोला ना आपको कि दिक्कत अगर है बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो बाद में। 19 20 IF5 का स्ट्रक्चर देते हैं। तो IF5 में 5 बॉन्ड पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, sp3d2 6 हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। I F F F F F लोन पेयर। ये IF5 का स्ट्रक्चर है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री है, बट लोन पेयर नीचे से इसको रिपेल कर देता है, तो ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से कम हो जाता है और ये 81.9 डिग्री आता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 90 से कम होगा। 20 हो गया, 21। XCOF4 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, sp3d2 और स्क्वायर पिरामिडल, ये भी हो गया। तो जेनन है F F F F डबल बॉन्ड O लोन पेयर। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड है 90, बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड है 90 और लगता है कि लोन पेयर के कारण 90 से कम होगा, बट हकीकत है ये 90 से ज्यादा हो जाता है, 91 डिग्री हो जाता है। क्यों? इस केस में डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा हो जाता है लोन पेयर के रिपल्सन से। डबल बॉन्ड, हालांकि लोन पेयर का रिपल्सन जनरली ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से, या लगभग बराबर होता है, मैं बताया हूं, बट डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। इस पर्टिकुलर केस में डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा हो जाता है लोन पेयर से, इस पर्टिकुलर केस, क्योंकि लोन पेयर बाकियों सबों को रिपेल कर रहा है पार्शियली। इस पर्टिकुलर केस में डबल बॉन्ड का रिपल्सन जो है वो ज्यादा हो जाता है और ये बॉन्ड एंगल 91 डिग्री आता है। डबल बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा करेगा ना, जरूरी नहीं। देखिए मैं आपको क्या ऑर्डर बताया था, मैं बताया था ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर से,
लोन पेयर और डबल बॉन्ड में बोला था कि लगभग लोन पेयर ज्यादा होता है या लगभग इक्वल होता है, सो डबल बॉन्ड। उसके बाद मैंने बोला था सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन, ये बताया, ये ऑर्डर बताया। तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर में क्या होता है ना बेटा, किसी किसी मॉलिक्यूल में, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में लोन पेयर का ज्यादा आता है थोड़ा, किसी किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड का ज्यादा आता है, क्योंकि सब में क्या है, ऑर्बिटल एग्जैक्टली सेम तो है नहीं, सब में एटम अलग है, सब में सेंट्रल एटम अलग है, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। तो इसके कारण कहीं कहीं किसी किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होता है और मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, और किसी किसी में लगभग सेम होता है, बॉन्ड एंगल में वेरिएशन नहीं आता है। तो ये एक याद रखने वाला पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। आईओसी एक्सेप्शन नहीं है, पूरा केमिकल बॉन्डिंग सिंपल है। एक्सेप्शन वाली रटने वाली चीजें तो अभी पढ़ा ही नहीं है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब रटने वाला है। पूरा केमिकल बॉन्डिंग लॉजिकल है, रटना कुछ नहीं है। क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा लगेगा बार बार कि रटना ही है क्या, रटना ही है क्या। पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है। एक बार हम पढ़ा देंगे, दूसरी बार पढ़िएगा लगेगा सब आता है। तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग में रटना कुछ भी नहीं होता है ना, लॉजिकल है, प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब अपने आप रटा जाता है। कोई भी क्रिकेटर, इतनी बुक आती है कि भाई रिचर्ड्स ने बुक लिखा, इसने बुक लिखा, वो बुक पढ़ के क्रिकेटर नहीं बनता, वो प्रैक्टिस करके बनता है। वही वाली बात है, मैं पढ़ा दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्या सीखेंगे, बिल्कुल नहीं सीखेंगे। एक से ज्यादा बार जो मैसेज करते हैं मैं उनका नहीं पढ़ता। सो कंपैरिजन हो गया है ना, रीजन भी मैंने लगभग एक्सप्लेन किया। एक बार आप क्या करना, 4 पॉइंट याद रखना जो मैंने बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए बताया है। उस चारों पॉइंट से मेरा आंसर बिना देखे आप आंसर करना, और देखना कि कौन कौन मैच कर रहा है और कौन कौन आंसर मैच नहीं कर रहा है। जो मैच नहीं कर रहा है आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या गलती हो रही है। देखो घर पे करना क्या है, सेट कैसे होगा दिमाग में। घर पे पहले 4 पॉइंट याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लोन पेयर पे डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। इस 4 पॉइंट को याद रखने के बाद इन सबका आंसर आपको बिना मेरा सॉल्यूशन देखे करना है। जब आप इन सबका आंसर करेंगे और फिर मेरे सॉल्यूशन को देख के मिलाएंगे, उसमें जो गलती होगी उस गलती को आइडेंटिफाई करना है, और तब भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या किसी भी ऐप पे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन हो गया बॉन्ड एंगल का। अब देखते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उसका क्या रीजन है। सो नया टॉपिक है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसीज। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसीज, कि कोई भी स्पेसीज एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके पीछे क्या रोल है, क्या कारण है कि वो स्पेसीज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ a species can be due to any one of the following reasons. जो स्पेसीज का नॉन एग्जिस्टेंस है वो इनमें से किसी एक रीजन के लिए, इनमें से किसी एक रीजन पर के कारण हो सकता है। पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन है अस्टेरिक हिंड्रेंस। अस्टेरिक हिंड्रेंस के कारण मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। क्या है अस्टेरिक हिंड्रेंस? इट इज
द कंजेशन, कहते हैं ना बहुत कंजस्टेड हो रहा है, इट इज द कंजेशन caused by physical presence of surrounding atoms. स्टेरिक हिंड्रेंस को मैं डिफाइन किया हूं कि इट इज द कंजेशन कॉज्ड बाय फिजिकल प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग एटम। कोई एटम है, उसके चारों तरफ मैक्सिमम कितना एटम आएगा, मान लो 20 एटम तो नहीं आ जाएगा ना, तो हर एटम के साइज पे डिपेंड करेगा कि एटम छोटा है बड़ा है, इस पे डिपेंड करेगा कि उसके चारों तरफ मैक्सिमम कितना एटम आएगा। तो मान लो एक छोटा एटम है, उसके चारों तरफ 5 आ सकते हैं, 6 नहीं आ सकते। एक छोटा एटम है, इसके चारों तरफ बाई 5 आ सकता है, तो x बाई 5 बनेगा। बाई 6 नहीं आ सकता है, तो x बाई 6 नहीं बनेगा। ये कंजेशन के कारण हो रहा है, मीन्स चारों तरफ कितना मॉलिक्यूल आएंगे इस पे डिपेंड करेगा। अब इसका एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, जैसे PCl6 माइनस एग्जिस्ट करेगा, बट आप देखिए कल हम सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए थे, तो PBr6 नहीं बनाए थे, PBr6 माइनस नहीं बनाए थे। क्यों? फास्फोरस एक छोटा आइटम है, मान लो उसके चारों तरफ 6 क्लोरीन आ जाता है, लेकिन फास्फोरस के चारों तरफ 6 ब्रोमीन नहीं आ पाता, क्योंकि ब्रोमीन क्लोरीन से बड़ा होता है। तो PBr6 माइनस नहीं एग्जिस्ट करता है, Pi6 माइनस नहीं एग्जिस्ट करता है। पहला पॉइंट तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। मुझे बताइएगा, पहला ही पॉइंट नहीं समझ में आता ना, फिर पूरे रास्ते भर आपको दिक्कत होते रहती है। रिस्पॉन्ड इतना देर से कर रहा है ना। हाँ, अगेन ऋतिक राज, आप अगेन लिखते हो, पहली पॉइंट नहीं समझते हो, फिर लिखते ही रह जाते हो। बस एक बार मैं रिपीट करूंगा इसको, ये स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या? तो स्टेरिक हिंड्रेंस है कंजेशन। एक छोटा एटम मान लो है, तो उसके चारों तरफ ऐसा तो है नहीं कि 20 एटम आ जाएगा, तो उसके चारों तरफ कितना एटम आ सकता है उतना ही ना रहेगा, उससे ज्यादा का मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। मान लो एक छोटा एटम है x, इसके चारों तरफ बाई आ सकता है, तो 5 बाई आ सकता है, तो x बाई 5 बनेगा, x बाई 6 नहीं बनेगा, क्योंकि x इतना छोटा है कि उसके चारों तरफ बाई सिर्फ 5 ही आ सकता है, 6 नहीं आ सकते। उसी का एग्जाम्पल मैंने दिखा कि PCl6 माइनस, कल जो सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था उसमें PCl6 माइनस बनाया था, PCl5 को तोड़ा था PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस, लेकिन PBr5 को ऐसे नहीं तोड़ा था, PBr5 को PBr4 प्लस और PBr6 माइनस में नहीं तोड़ा था, बल्कि PBr4 प्लस और Br माइनस में तोड़ा था, क्योंकि PBr6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो फास्फोरस के चारों तरफ 6 ब्रोमीन एटम नहीं आ पाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, कंजेशन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नहीं पूछूंगा आपको आया या नहीं आया। दूसरा एग्जांपल देखिए, SF6 एग्जिस्ट करता है, SCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है, SBr6 एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑफ कोर्स Si6 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। SF6 का स्ट्रक्चर आप पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि सल्फर के चारों तरफ 6 फ्लोरीन एटम, छोटे एटम आ जाते हैं, बट सल्फर के चारों तरफ 6 क्लोरीन एटम, बड़े एटम नहीं आते हैं, 6 ब्रोमीन एटम या 6 आयोडीन एटम नहीं आते हैं। हम आपको एग्जाम्पल IF7 का देते थे, IF7 एग्जिस्ट कर जाता है, बट ICl7 नहीं एग्जिस्ट करता है, IBr7 नहीं एग्जिस्ट करता है। आई होप कि पहला पॉइंट के स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण किस तरह के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। कभी कभी मॉलिक्यूल इसलिए भी नहीं एग्जिस्ट करता है कि डी ऑर्बिटल
होता ही नहीं है। जैसे NCl3 ये एग्जिस्ट करेगा, NCl5 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझना, इसको ध्यान से सुनना। NCl3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? NCl3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और अगर हम NCl5 में हाइब्रिडाइजेशन लिखते तो 5 बॉन्ड पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। क्या नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल होते हैं? नहीं होते हैं। तो नाइट्रोजन में चूंकि d ऑर्बिटल नहीं होता है, नो d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, तो इसका मतलब है sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मुझे बताइए समझ आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, उसका रीजन भी यही है कि d ऑर्बिटल नहीं। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसका रीजन यही है ना कि d ऑर्बिटल नहीं है, होता तो बनाता। और देखिए PCl3 और PCl5, क्या PCl3 एग्जिस्ट करेगा, PCl5 एग्जिस्ट करेगा? यस, दोनों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फास्फोरस में d ऑर्बिटल है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन PCl5 में क्या होगा? sp3d। फास्फोरस में d ऑर्बिटल होता है, इसलिए एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए SF4 एग्जिस्ट करेगा। क्या OF4 एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं है। क्यों d ऑर्बिटल खोज रहे हैं? क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा अरे यार ये तो उड़ गया दोस्त उड़ गया कुछ चीजें, फिर से लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम। NCl3 हो गया। देखिए PCl3 एग्जिस्ट करेगा, PCl5 एग्जिस्ट करेगा। क्यों? d ऑर्बिटल होता है, sp3d होगा हाइब्रिडाइजेशन, d ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन फास्फोरस। नेक्स्ट है SF4 एग्जिस्ट करता है, यस करता है। क्या OF4 एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या रीजन है? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे sp3d होगा, d ऑर्बिटल, नो d ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन, नो d ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन। सो SF4 हो गया, SF6 एंड OF6। SF6 एग्जिस्ट करेगा, OF6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है? अरे क्या हो रहा है यार, रीजन क्या है? ऑक्सीजन में नो d ऑर्बिटल, यही रीजन है। तो मुझे बताइए ये जो सेकंड पॉइंट है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, ये समझ में आया या नहीं आया? बोलो। क्लियर। सो सेकंड हो गया। कोवैलेंसी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं जो समझा रहा हूं वो बताओ ना समझ में आया कि नहीं। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर at 90 degree or less is unstable। अगर दो लोन पेयर 90 डिग्री पे होंगे तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है। तो दो मॉलिक्यूल 90 डिग्री पे नहीं हो सकते हैं, अगर होंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे। एग्जांपल देखिए, HCF3 माइनस डजंट एग्जिस्ट। क्या रीजन है? यही रीजन है।
अगर ये एग्जिस्ट करता तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर होता और 3 लोन पेयर होता। 6 हो गया, sp3d2 होता। sp3d2 होता तो जेनन का जो स्ट्रक्चर होता HCF3 का वो ऐसा होता। अब देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 लोन पेयर 90 डिग्री पे आ रहे हैं, 2 लोन पेयर 90 डिग्री पे आ रहे हैं। चूंकि 2 लोन पेयर 90 डिग्री पे आ रहे हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 लोन पेयर 90 डिग्री पे आ रहे हैं, लोन पेयर में रिपल्सन होंगे और 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम रिपल्सन पर लोन पेयर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सौरभ कुमार पूछ रहा है सर रिपल्सन और हिंड्रेंस में क्या अंतर है। आपको बताया तो हिंड्रेंस है कंजेशन और रिपल्सन है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्सन हो सकता है, लाइक रिपल्सन बिटवीन 2 लाइट चार्जेस। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीसरा भी हो गया। फोर्थ देखिए, परजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने आप सबके क्वेश्चन देखे, सब इररिलेवेंट है, सब इररिलेवेंट है, सबके क्वेश्चन मैंने देखिए। हिंड्रेंस फिजिकली होगा, हाँ फिजिकली होगा। फोर्थ देखिए, परजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपने देखा होगा एग्जांपल, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बहुत ही कम स्टेबल है, गिनती का ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, गिनती का बहुत ही कम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है ABN, where A and B are halogens। A और B halogens है। If N is even, then molecule is unstable। अगर A और B हेलोजन है और N इवन है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। अभी तो मैंने बताया कि कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल स्टेबल हैं, जैसे है ClO2, जैसे है NO2, कुछ ही मॉलिक्यूल स्टेबल है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। अब मैं जो बता रहा हूं कि अगर AB का N, ABN, जहां A और B हेलोजन है और N अगर इवन नंबर होगा तो ये सारे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएंगे। क्यों अनस्टेबल हो जाएंगे? सिंस इफ N बराबर इवन नंबर, देन an unpaired electron will be present in the molecule। Due to unpaired electron, molecule becomes highly reactive and unstable। फिर से सुनिएगा मेरी बात। हमने आपको बताया होगा या आपने देखा होगा
कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल बहुत ही कम अस्टेबल हैं, 2-3 गिनती का 4 मॉलिक्यूल दिखता है, नजर आता है। रीजन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और किसी दूसरे के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है, जिसके कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल बहुत ही कम अस्टेबल होते हैं। अब मैं एक खास केस ले रहा हूं कि अगर ABN है, जैसे मान लो ना, जैसे मान लो IF4 है, IF4 है, IF4 होगा तो इसमें 4 बॉन्ड पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने के कारण IF4 अनस्टेबल हो जाएगा। सो IF4 जो है इसमें 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनस्टेबल हो जाएगा। अब आप क्या करो कि IF4 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, माइनस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा IF4 प्लस। अब ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो बढ़ गया, वो निकल गया, तो अब इसमें 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हो गया, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अब ये स्टेबल हो जाएगा। या आप ऐसा करो, IF4 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो ये IF4 माइनस हो जाएगा, अगेन ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों? 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर हो जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर हो जाएगा। सो IF4 अनस्टेबल है, लेकिन आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालकर या एक इलेक्ट्रॉन डालकर इस मॉलिक्यूल को स्टेबल बना सकते हो। मुझे बताना ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? सिर्फ इसी पॉइंट पे बात करनी है और किसी पॉइंट पे मुझे बात ही नहीं करनी। बताना ये पॉइंट समझ में आया है या नहीं आया? ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो टाइम हो गया जी, बहुत कम टाइम रहता है, कोई बात नहीं। अभी 2 केस और है, 5वां 6ठा। 5वां है इनर्ट पेयर इफेक्ट। पांचवा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है ये मैं समझाता हूं, इसका कंक्लूजन क्या है। तो हम कहते हैं कि PbI4 डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। या TlI3, जहां Tl का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, डजंट एग्जिस्ट। TlI3 एग्जिस्ट भी करता है, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला करता है। यहां मैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लिया हूं, ध्यान रखना। ये मत की कहना सर यहां दिया हुआ है TlI3 एग्जिस्ट करता है। जहां पर TlI3 एग्जिस्ट करता है वहां पर Tl का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और मैंने यहां पर Tl का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिया है। ये नहीं एग्जिस्ट करता, इसका क्या रीजन है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सवाल उठता है कि सर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ये सवाल उठता है। तो जब ये सवाल उठता है कि सर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा लंबा है ये। मुझे पहले तो ये बताओ कि पीरियोडिक टेबल में सर ने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था क्या? पीरियोडिक टेबल में सर ने हाँ भाई, दो प्रकाश कुमार कॉन्ट्रैक्शन इन डी ऑर्बिटल पढ़ाऊंगा ना मैं। क्यों पे आगे आगे चल रहे हो बेवकूफ कहीं? क्यों तुम मुझे गाइड करने की कोशिश कर रहे हो? ये 5वां इनर्ट पेयर इफेक्ट, 6ठा है कॉन्ट्रैक्शन इन डी ऑर्बिटल। हाँ, तो यहां देखिए, नहीं पढ़ाया था तो हम पहले ऐसा करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट को पढ़ा देते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डी ऑर्बिटल। तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू लो शिल्डिंग,
हाँ टाइम हो गया भाई, बिना लिखे तुम लोग मानते ही नहीं हो तो। ड्यू टू लो शिल्डिंग नेचर ऑफ 4f and 5f electrons, nucleus attracts outermost electrons very strongly. By which electron present in NS or vital, especially 6s, becomes inert and do not participate in reaction. This is inert pair effect. देखिए सुनिए मेरी बात, मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट से शुरू करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, इसको समझाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास से, ये लिखा हुआ रहेगा नेक्स्ट क्लास में। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आपने क्या पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कंसीक्वेंस है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मैं ये पढ़ा दूंगा, क्योंकि नहीं पढ़े हो तो कैसे पता चलेगा कि PbI4 डजंट एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ आपको अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। बाय एवरीवन। अब आपको जो कुछ बोलना है बोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैं ये मटेरियल भेज दूं पहले। कहाँ पे? अपलोड कर दिया मैंने। अब मैं देखूं विच चैप्टर यू विल स्टार्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री सर टुमारो क्लास। यस, कल क्लास है सुबह 8 से 10। थैंक यू मेहुल। कल क्लास है सुबह 8 से 10, 2 घंटे की। यस ऑन एलन प्लस। लिंक नहीं मिलेगा, लिंक आप एलन प्लस पे आइएगा, एलन प्लस पे ही होगी। हाँ हमारा नोट बहुत अच्छा है, मुझे पता है। मुझे केमिकल बॉन्डिंग पहले खत्म होगी तभी तो फिजिकल स्टार्ट होगा। अमित क्यों बार बार पूछ रहे हो फिजिकल कब स्टार्ट होगा? फोन नंबर चेंज हो गया तो व्हाट्सएप कीजिए टीचर को, वो ऐड कर देंगे। कल इसी के आगे पढ़ाएंगे, कोई डाउट क्लास नहीं है, इसी के आगे पढ़ाएंगे। रेस का सॉल्यूशन भेज दिया है। रेस आपसे बन गया होगा, एक क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना होगा, वो आज बन जाएगा आज के पढ़ाने के बाद। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ये मॉलिक्यूल पे था वो बेस्ट। नहीं, एस ब्लॉक बहुत लास्ट में पढ़ाते हैं, लास्ट में टाइम बचता है तब पढ़ाते हैं। इट्स नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अनुज्ञा आपका कुछ डाउट आ रहा है, पहले भी आपने लिखा था, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। हाँ फिफ्थ नहीं बना था, वो आज बन जाएगा। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, सॉरी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल पढ़ाया ना, वो पढ़ने के बाद आज बन जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।
कल 2 घंटे के लिए तैयार रहें। थैंक यू वेरी मच।